हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं जून 2019 पार्ट सेकंड वाले पेपर पे। ठीक है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोगों का पार्ट चल रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के रह गए थे पार्ट वन में, यानी वहां पे हमने 10 क्वेश्चन कराया था और अभी इसमें भी और 10 क्वेश्चन है, तो उनको भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में दिसंबर वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका तात्पर्य है आप लोगों के साथ में सॉल्व करने का, इससे ये बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगा। जैसे आप सभी ने जो सोशियोलॉजी वाला पार्ट था उसको कवर कर लिया धीरे धीरे हमारे साथ में, यानी 2012 से 23 तक के पेपर को, तो कहीं ना कहीं उसका जो फीडबैक रहा उसको बहुत सारे अभ्यर्थी देखे। और अभी भी जब कोई एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो नेट का हो या आपके कोई जो कंपटीशन वाले जो एग्जाम होते हैं, उसको भी देने से पहले वहां पे अभ्यर्थी देख करके उस वीडियो को जाते हैं और उन सभी को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता भी है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो फर्स्ट पेपर वाला आपका पार्ट है, इसमें भी एक मुहिम चलाई गई है। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी, जैसे टीचिंग हो गया आपका, रिसर्च हो गया, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर वाले, पॉलिटी वाले, ईवीएस वाले, ठीक है, ये सब जो है धीरे धीरे करके जब प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आगे चल के इसका भी बेनिफिट्स लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आपका सोशियो वाला मदद करता है, मान के चलिए कि कोई भी जब एग्जाम होता है तो वहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा प्रीवियस ईयर ही आ जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी एग्जाम अगर 10 साल पहले का पेपर अगर कोई भी बच्चा जो नया है वो रिवाइज करके जाता है, तो मान के चलिए 30 से 40% उसका आता है वहां से प्रीवियस ईयर से। ठीक है, और अगर किसी भी अभ्यर्थी का 30 से 40% एग्जाम में आया है प्रीवियस से, तो 10-20% वो अपनी मेहनत करता है और नेट की जो मेरिट है वो जाती ही कितना है, 60% जाती है। ठीक है, तो अगर हमें 30% मिल जा रहा है 10-12 साल के पेपर से, तो 30% हम खुद भी अपनी जो सिलेबस है कवर किए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो साथ में इसको भी करेंगे तो 30% हमारा कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट्स है और इसका सभी को लाभ मिलेगा, तो आप सभी लोग इसको देखते रहिए। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रिसर्च से लग गया है, यानी कि वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है वह कहलाती है। ठीक है, तो वैसे तो रिसर्च वाला पूरा पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है, लेकिन अब एक आध क्वेश्चन बीच में आ जाता है तो वो लग गया है, तो इसको देख लेंगे। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती, वह क्या कहलाती है? तो आवृत्त, अनुसूची, मुक्त या असंरचित। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो कहलाती है आवृत्त, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रायोगिक अध्ययन, पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सह संबंधात्मक अध्ययन है आपका, यानी केस स्टडी। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, व्याख्यात्मक अध्ययन। तो ये सब जो चीजें हैं इसमें कौन सा होगा? जो प्रायोगिक अध्ययन, पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है व्यवहार्यात्मक अध्ययन। ठीक है, व्यवहार्यता अध्ययन के नाम से, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों फिलहाल रिसर्च के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आसान अभिव्यक्ति स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है वह क्या कहलाता है? तो ये स्केल से है, रिसर्च का क्वेश्चन है, यानी गटमैन स्केल, लिकर्ट स्केल, थर्स्टिन जो स्केल है आपका, या MLA स्केल। ठीक है, तो जो सर्वाधिक आसान आवृत्तिक स्केल जो मापा जाता है, तो ये कौन सा स्केल कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको लिकर्ट स्केल के नाम से जाना जाता है, इसको लिकर्ट महोदय ने दिया भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कहीं ना कहीं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो प्रदर्शन विधि, मॉड्यूलर उपागम, अभिक्रमित अधिगम, व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण या सहयोगात्मक विधि। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए करना है। और एक चीज और, हाँ एक बात और रह गई
कि अगर किसी भी अभ्यर्थी या हमारे फ्रेंड्स को ये लग रहा है कि इसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिएगा कि इसमें और कुछ क्या मतलब अपडेशन करने की ज़रूरत है, या इसको क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या ये सही है। तो इसका फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज और है, कम से कम इसी बहाने आप लोग थोड़ा सा फर्स्ट पेपर पे जो लोग ध्यान नहीं देते हैं वो लोग भी थोड़ा सा शुरू करेंगे, ठीक है, निरंतरता बनेगी। वैसे तो संस्थान में टेस्ट वगैरह वीकली चल रहा है, एवरी मंडे को, संडे को जो है सर की लाइव क्लास भी होती है, तो वो सब तो लोग आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के जो ये प्रीवियस ईयर हैं इनको भी आप लोग अपना देखते रहिए, अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हो गई, और चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर देना है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा बी, यानी 2, 3 और 4। 2 यानी कि जो मॉड्यूलर उपागम है, उसके बाद में आपका अभिक्रमित अधिगम, और जो चौथा है वो है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, ठीक है। तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। दो से ये है कि, और इसमें ए में दिया गया कि 2 से अधिक अध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं जब, या 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो गए। सी में क्या दिया गया है कि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। चौथे में है कि अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 से अधिक अध्यापक हैं वो अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और उन्हें पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि जीन पियाजे, या कभी कभी जान पियाजे लिखा रहता है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा भी दी है, कभी कभी यही पूछ लेता है। सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, ठीक है। तो जो किशोर विद्यार्थी हैं वो किस चरण में होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संक्रियात्मक चरण, ठीक है। संक्रियात्मक चरण यानी कि इसे उन्होंने बताया कि 2 से 6 या 7 वर्ष की आयु तक यह चलता रहता है। इसमें बच्चा जो है अपने आप को अन्य लोगों के साथ में महसूस करता है और उसी तरीके से वह व्यवहार करता है, सुनता है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया था, यानी पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था ये कब से कब चलती है, ये 2 से 6 या 7 ईयर्स के बीच में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसका निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। तो शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, या शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला संसाधन, या कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सभी विषयों में जो विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का जो स्तर है, और शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला संसाधन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह क्या कर सके। अगर कोई शिक्षक है वो ध्यान से सुन रहा है तो वो क्या कर सकता है, अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिगमकर्ता को प्रसन्न रखा जा सके, या अधिगमकर्ता द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन कर सके। तो किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह क्या कर सके, अधिगमकर्ता द्वारा की गई जो उसकी प्रगति है, रिपोर्ट है, उसका मूल्यांकन कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, शिक्षक सफल होता है या शिक्षक प्रभावी होता है,
या शिक्षक बुद्धिमान है या शिक्षक व्यवहारी है। तो फ्रेंड्स शिक्षक क्या है, वहां पे प्रभावी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है कि विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है। तो जो विमर्शी व्यवहार है उसमें ये बताना है कि विमर्शी व्यवहार का जो अर्थ है व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है। तो संज्ञान यानी कॉग्निशन, अधिसंज्ञान, मेटा कॉग्निशन का, या संज्ञान पर अधिसंज्ञान का, या अधिगम का प्रबलम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी जो विमर्शी व्यवहार का अर्थ है वो व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है, अधिसंज्ञान का। ठीक है, किसका है, अधिसंज्ञान यानी मेटा कॉग्निशन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो समावेशी जो शिक्षा होती है उसका क्या अर्थ है। तो वह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो, या निशंकों के मुख्य धारा में शामिल करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे ना रह जाए। तो फ्रेंड्स जो समावेशी शिक्षा होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे फ्रेंड्स ये जो जून वाली 2019 की जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। तो आप सभी लोग इसको रिवाइज करिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 2019 दिसंबर वाला जो टीचिंग का जो पार्ट है वो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच।